हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम। दो नियम है, एक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केसीएल और दूसरे को बोलते हैं केवीएल। केसीएल आसान है, केवीएल में कुछ दिक्कतें आती हैं, तो आज उन्हीं दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? केसीएल। तो केसीएल को हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं, या संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी नाम से एग्जाम में पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए, तब पर भी हमको इसी के बारे में बताना है। धारा का नियम बताइए या संधि का नियम बताइए, तब पर भी हमको केसीएल के बारे में बताना है। तो किरचॉफ करंट लॉ हमसे क्या कहता है कि किसी जंक्शन पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? किसी जंक्शन पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। तो सबसे पहली बात समझना, जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन वो पॉइंट है जहां पे तीन या तीन से ज़्यादा चालक तार मिलते हो। ठीक है, जहां पे तीन या तीन से ज़्यादा वायर मिले, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर ये हमारा एक सर्किट है, तो देखिए यहाँ पे कितने वायर मिल रहे हैं? एक ये, दो ये। तो यहाँ पे कोई केवल दो ही वायर मिले, इसलिए जंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए एक वायर ये, एक वायर ये और एक वायर ये, तो यहाँ पे तीन वायर मिले, इसका मतलब ये जंक्शन है। यहाँ पे केवल दो ही वायर मिल रहे हैं, ये और ये, मतलब ये जंक्शन नहीं है। यहाँ भी केवल दो वायर मिले, इसका मतलब ये भी जंक्शन नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन वायर मिल रहे हैं, ये और ये, इसका मतलब ये जंक्शन है। यहाँ पे केवल दो वायर मिले, इसका मतलब ये जंक्शन नहीं है। ठीक है, तो जंक्शन आया समझ में? किसे कहते हैं? जंक्शन या संधि वो पॉइंट है जहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा चालक तार मिलते हैं। तो ये नियम उसी के लिए है कि किसी जंक्शन पे सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य के बराबर होता है। मतलब अगर ये कोई जंक्शन है, I1, I2, I3 और I4, ठीक है, हम देख सकते हैं ये कोई बिंदु है, इस पे चार वायर मिल रहे, एक दो तीन चार, तो हम बोलते हैं जहाँ तीन या तीन से ज़्यादा वायर मिले उसको हम लोग संधि या जंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये हमारा जंक्शन है। तो अब इसका नियम ये कहता है कि हम जोड़ेंगे कैसे? तो जो धारा संधि की तरफ आए उसको प्लस लेते हैं, जो संधि के ओर आते हैं वो क्या होते हैं? प्लस, और जो संधि से दूर जाते हैं वो हम किस में लेते हैं? माइनस में। तो देखिए I1 संधि की ओर जा रहा है, I2 संधि की ओर जा रहा है, I3 संधि की ओर जा रहा है, तो ये तीनों किस में लेंगे? प्लस में। I4 संधि से दूर जा रहा है, तो इसको किस में लेंगे? माइनस में। तो इन सभी का योगफल किसके बराबर? जीरो के। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, लेकिन I4 संधि से दूर जा रहा है तो माइनस, तो माइनस I4 ये किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तो इसी को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4। ठीक है, तो इस नियम को हम कुछ दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है? संधि की ओर जाने वाली धारा है, और ये क्या है? संधि से दूर जाने वाली धारा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाले धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? संधि की ओर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखिए, जितनी वैद्युत धारा यहाँ आ रही है उतनी वैद्युत धारा यहाँ से चली जा रही है। तो वैद्युत धारा आवेश के कारण होता है, इसका मतलब जितना आवेश यहाँ इस बिंदु पे आया उतना ही आवेश यहाँ से चला गया, मतलब इसने कोई आवेश इकट्ठा नहीं किया। इसीलिए इसको हम एक नाम और देते हैं कि ये किस नियम पे काम करता है? तो ये काम करता है आवेश संरक्षण के
नियम पे। जितना आवेश इसके पास आया उतना ही इसके पास से चला गया, ना तो इसने कोई अपने पास रखा ना ही कोई नष्ट हुआ। इसीलिए बोलते हैं कि ये किस नियम पे काम करता है, तो ये काम करता है आवेश संरक्षण के नियम पे। आई बात समझ में? तो केसीएल का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको 3 और नामों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए, या धारा नियम बताइए, या संधि नियम बताइए। तो ये सारी चीजें एक ही है। केसीएल किस नियम पे काम करता है, तो आवेश संरक्षण के नियम पे काम करता है। ये नियम कहता क्या, तो किसी जंक्शन पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। हल कैसे करेंगे, तो जो वैद्युत धारा संधि की ओर आएगा उसको प्लस, और जो संधि से दूर जाएगा उसके लिए माइनस। इसका दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है, तो संधि की ओर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हमसे पूछा ये वैद्युत धारा 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो यहाँ पे वैद्युत धारा का मान और दिशा क्या होगा। तो देखिए, आपको दिशा के लिए परेशान नहीं होना, आप कोई भी डायरेक्शन ले ले, चाहे संधि से दूर जाने वाला ले ले, चाहे संधि की ओर। तो हम लोग दोनों के लिए हल कर लेते हैं। इसमें हम संधि से दूर ले लेते हैं और इसमें संधि की ओर ले लेते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पे लिखेंगे तो संधि की ओर जाने वाले प्लस, तो मतलब 2 और 3 प्लस में, तो 2 + 3। संधि से दूर जाने वाला माइनस, तो -x। इनका योगफल किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से x किसके बराबर आ गया, 5 एम्पियर के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे संधि की ओर जाने वाले, तो 2, 3 और x भी कहाँ हमने माना है, संधि की ओर। तो 2 + 3 सारे प्लस में रहेंगे, बराबर किसके, 0। तो यहाँ से x किसके बराबर आया, -5 एम्पियर। तो देखिए, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं, ये भी 5 एम्पियर, ये भी 5 एम्पियर। ये माइनस हमको ये बता रहा है कि हमने दिशा उल्टी ले रखी है, ऊपर की तरफ माइनस है, इसका मतलब हमने दिशा उल्टी ले रखी है। इसकी दिशा कैसी होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी। आई बात समझ में? तो आप किसी भी डायरेक्शन को लेके हल कर लीजिए। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब आपने डायरेक्शन सही लिया है। अगर माइनस में आ रहा है तो आप डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सही डायरेक्शन कौन सा है। तो इस तरीके से हम किसको लगाएंगे, केसीएल को लगाएंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं केवीएल पे। तो केवीएल क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का शॉर्ट फॉर्म है केवीएल, जो कि एग्जाम में और किन नामों से पूछा जा सकता है, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के, या लूप नियम से, या वोल्टता के नियम से। आप क्या समझते हैं, इन सभी नामों से इसको पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको और क्या क्या कहते हैं। ये क्या कहता है, तो ये हमको कहता है कि किसी भी लूप में ये जो विभवांतर है, इसका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले लूप समझते हैं क्या होता है। तो कोई भी जो बंद आकृति होगी, जैसे ये एक बंद आकृति, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक लूप है। एक और बना देते हैं। तो अब देखिए कितने बंद आकृति हो गए, एक ये और दूसरा ये, तो कितने लूप हो गए, 2 लूप हो गए। एक हमने नीचे और बना दिया, तो एक बंद आकृति और बन गई, तो कितने लूप हो गए, 3 लूप हो गए। तो जितने भी बंद आकृति है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक लूप है। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी भी लूप में ये जो विभवांतर है उन सभी का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब जैसे ये कोई लूप है, ठीक है, तो इस लूप में
सभी v का जो बीजगणितीय योग होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखिए एक तो सेल का ईएमएफ मिलेगा, एक विभवांतर हमको इस प्रतिरोध के लिए मिलेगा v बराबर कैसे, I गुणे R से। वैसे ही एक विभवांतर यहाँ मिलेगा v बराबर I गुणे R से। तो इन तीनों का योगफल 0 के बराबर होगा। ये नियम हमको यही बताना चाह रहा है। आई बात समझ में? तो कैसे इसको लगाते हैं वो सीखते हैं इसी वाले एग्जाम्पल से। तो सबसे पहला काम हमको लूप पहचानना कि लूप कहाँ पे है। तो हमको सामने से दिख रहा है यही एक लूप है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए अगर हमसे पूछे वैद्युत धारा तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमको पता है ये 2 और 2 श्रेणी क्रम में है, तो ये हो जाएगा 4 ओम। वोल्टेज कितना है 10, तो I बराबर V बट्टे R, 2.5 एम्पियर करंट आना चाहिए। और हम लोग इसको KVL से हल करके ले आएंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम प्लस और माइनस असाइन करना। तो सेल के लिए तो आसान है, सेल की हमेशा जो छोटी डंडी होगी वो माइनस और जो बड़ी डंडी होगी वो प्लस। तो ये हो गया माइनस और ये क्या हो गया प्लस। प्रतिरोध धारा की दिशा पर निर्भर करता है। अगर ये हमारा कोई प्रतिरोध है तो जिस दिशा से धारा प्रवेश करेगा प्रतिरोध में वो प्लस, और जहाँ से बाहर निकलेगा वो माइनस। अगर हम धारा की दिशा उल्टा कर दे कुछ इस तरीके से, तो देखिए अब इधर से ये धारा इसमें आ रहा है तो ये प्लस, और इधर से बाहर निकलेगा तो ये माइनस, ठीक है। तो सेल तो हो गया। इसके लिए हमको धारा की दिशा बतानी है तो हमको करंट मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये है करंट की डायरेक्शन। देखिए आप करंट का डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं। अभी हम ऐसे माने क्लॉकवाइज, एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज करके भी करेंगे, दोनों का आंसर सही आएगा। अगर हमारा दिशा होगा तो दिशा सही होगा तो वो आंसर प्लस में आएगा, और अगर हमने दिशा उल्टी ले रखी होगी तो वो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो डायरेक्शन के लिए आप मत परेशान हो, आप डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए ये वाला डायरेक्शन लेते हैं। तो अब इस वाले प्रतिरोध में देखिए वैद्युत धारा कैसे जाएगा, ऐसे आएगा तो यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये प्लस और ये माइनस। वैद्युत धारा ऐसे ऐसे गया, ऐसे आया यहाँ पे, फिर यहाँ से अंदर घुसा और यहाँ से बाहर निकला, मतलब ये प्लस और ये माइनस। यहाँ का विभवांतर क्या होगा, I इंटू R। तो R 2 है, I हमने I माना, तो मतलब ये हो जाएगा 2I, और ये भी कितना होगा 2I। तो अब लिखते हैं सिग्मा V बराबर 0। तो देखिए ये वैद्युत धारा इस सेल के माइनस से घुसा और प्लस से बाहर निकला, तो क्या लिखेंगे प्लस 10। वैद्युत प्रतिरोध के प्लस से घुसा और माइनस से बाहर निकला, तो माइनस विभवांतर कितना है 2I। वैसे यहाँ भी प्लस से घुसा और माइनस से बाहर निकला, तो माइनस 2I बराबर 0। तो 10 माइनस 4I बराबर 0, तो 4I बराबर 10, तो I बराबर आ गया 2.5 एम्पियर। इतना ही आया था। तो इस तरीके से हम KVL को लगाएंगे, ठीक है। एक बार अब इसकी दिशा उल्टा करके देख लेते हैं। अभी ऐसे था, आप कैसे मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से वैद्युत धारा। तो देखिए हमको पता है हम डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो परिमाण में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर माइनस में आएगा, मतलब माइनस 2.5 एम्पियर आना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका मान कितना है 10 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम। तो हमको पता है सेल का प्लस माइनस तो वैद्युत धारा पर निर्भर कर नहीं रहा है। जो छोटी डंडी होगी उसको माइनस लेंगे और जो बड़ी डंडी वो प्लस। हाँ, प्रतिरोध के लिए प्लस माइनस, तो जिधर से वैद्युत धारा घुसे वो प्लस और जिधर से बाहर निकले वो माइनस। तो देखिए ऐसे वैद्युत धारा जा रहा है तो ऐसे गया, तो यहाँ से घुसा तो ये प्लस, यहाँ से बाहर निकला तो ये माइनस, यहाँ से घुसे तो ये प्लस, यहाँ से बाहर निकले तो ये माइनस। अब लिखते हैं सिग्मा V। तो ये वैद्युत धारा आया यहाँ पे, सेल के प्लस से घुसा और माइनस से बाहर निकला, तो ये क्या हो जाएगा -10। यहाँ पे देखिए क्या था, माइनस से घुसे थे प्लस से बाहर निकले थे, तो क्या लिखे थे +10। यहाँ पे प्लस से घुसे और माइनस से बाहर निकलना है तो -10। फिर ऐसे आए प्लस से घुसे माइनस से बाहर निकले तो -2I। यहाँ भी -2I बराबर 0 के। तो 4I किसके बराबर आया, -10 के। तो I आ गया हमारा -2.5 एम्पियर। देख लीजिए मैग्नीट्यूड सेम है, बस यहाँ माइनस आ गया। माइनस का मतलब हमने डायरेक्शन उल्टा ले रखा है,
इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम हल करेंगे। हमको डायरेक्शन के लिए परेशान है, आप कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, हल कर लीजिए। अगर आपका आंसर प्लस में है तो आपका डायरेक्शन सही है, माइनस में है तो आप डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इस सवाल को। ठीक, कितने लूप है, 2 लूप है। दोनों के लिए वैद्युत धारा मान लेंगे। हम बोले किसी भी दिशा में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा दिशा सही होगा तो उसका वैल्यू प्लस में आएगा, और दिशा गलत होगा तो उसका वैल्यू माइनस में आएगा। हमको करंट बताना है कि यहाँ पे कितना करंट है, यहाँ पे कितना करंट है, और यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट आएगा। तो पहले डायरेक्शन ले लेते हैं, I1 और ये I2। ठीक है, देखिए इस वाले प्रतिरोध में केवल I1 करंट है, इस वाले प्रतिरोध में केवल I2 करंट है, लेकिन इस वाले प्रतिरोध में I1 भी है और I2 भी। आई बात समझ में? यहाँ केवल I1, देखिए I1 इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ केवल I1 है, वैसे यहाँ केवल I2 है, लेकिन इस वाले में I1 भी है और I2 भी है। तो ठीक है, हमारे पास 2 लूप है, दोनों को अलग अलग ये वाला नियम लगा के हल करेंगे। तो जब पहले वाले को लगाएंगे तो इस प्रतिरोध में जो प्लस माइनस होगा हम वो पहले वाले वैद्युत धारा के नियम से लगाएंगे। ठीक है, जब हम इस वाले लूप को लेंगे तो ये वैद्युत धारा कहेगा कि यहाँ पे प्लस माइनस हमारे हिसाब से लगेगा, इस वाले वैद्युत धारा से हमको मतलब नहीं है। तो ये वैद्युत धारा इस तरीके से आएगा तो यहाँ से घुसेगा तो ये प्लस ये माइनस, इसी तरीके से ये प्लस ये माइनस। तो लगाते हैं इसके लिए केवीएल। तो ये देखिए यहाँ से आएगा, ये प्लस से बाहर निकलेगा तो 10, ये -2i, यहाँ पे विभवांतर क्या होगा i इंटू आर। तो i कितना है I1, r कितना है 2, तो 2i1 किस में, माइनस में। वैसे ये भी किस में, माइनस में 2i1। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ दे तो माइनस माइनस मतलब 2i1 कितना हो जाएगा, -4i1। देखिए क्या किया हमने, -2i1 इसके लिए और -2i1 इसके लिए। तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ के लिख देते हैं, ये 2 और 2 4, तो दोनों में ही माइनस से बाहर निकले, इसका मतलब माइनस में होगा तो -4i1। लेकिन इस वाले में I1 के अलावा एक करंट और जा रहा है I2, और I2 कैसे जा रहा है, माइनस से घुस रहा है और प्लस से बाहर निकल रहा है। तो ये कितना होगा, +2i2 बराबर किसके, 0 के। आई बात समझ में? एक बार फिर से समझते हैं। देखिए I1 सेल के माइनस से घुसा और प्लस से बाहर निकला तो ये +10। हम बोल रहे हैं इसमें जितने भी प्रतिरोध है ये I1 सबके माइनस से बाहर निकल रहा है, तो सबको जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4, दोनों के माइनस से निकला था तो माइनस लगा दिए तो -4i1। अब इस वाले में I1 के अलावा I2 भी करंट है। I2 कैसे जा रहा है, तो माइनस से घुस रहा है और प्लस से बाहर निकल रहा है, तो +2i2 बराबर 0। तो ये इसको हम कितना लिख सकते हैं, -4i1 + 2i2 बराबर, इस 10 को उधर ले जाएंगे तो -10, 2 यहाँ से कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो -2i1 + i2 बराबर -5। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इतनी बात आई समझ में पहले लूप के लिए। अब देखिए जब दूसरा लूप लगाएंगे तो दूसरा लूप कहेगा कि अब जो ये प्रतिरोध का प्लस माइनस होगा ये हम डिसाइड करेंगे, अब इस वाले से हमको मतलब नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब इसके हिसाब से प्लस माइनस लगाएंगे, तो यहाँ से घुसा तो ये प्लस और ये माइनस, वैसे यहाँ से घुसे तो ये प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। तो लिखते हैं लूप नियम। तो देखिए यहाँ पे फिर से I2 इसके भी माइनस से बाहर निकल रहा है, इसके भी माइनस से बाहर निकला, तो दोनों प्रतिरोधों को पहले जोड़ देते हैं, 4 2 6, दोनों के माइनस से बाहर निकले तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -6i2। ठीक है,
इस सेल के माइनस से बाहर निकला है तो -20। अब इस वाले प्रतिरोध में देखिए I2 भी है और I1 भी है, तो I2 का तो हो गया। अब I1 कैसे आ रहा है, तो I1 माइनस से आ रहा है और प्लस से बाहर निकल रहा है, तो क्या लिखेंगे, +2I1 बराबर 0। मतलब 2I1 - 6I2 किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे -2I1 + I2 -5, ये 2I1 - 6I2 + 20। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो I1 वाला कट जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो ये -2I1 + I2 बराबर -5। तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो -5I2। 20 में से 5 माइनस हुआ तो 15। I2 बराबर कितना आ गया, -3 एम्पियर। तो देखिए माइनस हमको क्या बता रहा है, ये माइनस ये बता रहा है कि हमने जो I2 की डायरेक्शन ऐसे ली है ये ऐसे ना होके कैसे होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब इस तरीके से, बस। ठीक है, I2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 एम्पियर। अब उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। I1 निकाल लेते हैं पहले, यहाँ पे I2 का मान रखते हैं किसी में, तो मान लीजिए इसी में रखते हैं, तो -2I1 + I2 किसके बराबर है, -3 बराबर -5। तो -2I1 बराबर -5 + 3, तो -2I1 बराबर आया -2 के, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो I1 किसके बराबर आया, 1 एम्पियर। I1 प्लस है, मतलब हमने I1 की डायरेक्शन सही मानी है। मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में 1 एम्पियर का करंट बह रहा है और इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर का। -3 कब आया था, जब हमने ऐसे माना था, तो हमने ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर का करंट बह रहा है। आई बात समझ में, इस तरीके से हम I1 और I2 निकाल लेंगे। अब अगर हमसे पूछता है कि यहाँ पे वैद्युत धारा का मान कितना है, तो हमको पता है यहाँ पे यही वाली वैद्युत धारा बह रही है, तो यहाँ पे वैद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर। किस दिशा में होगा, तो इस दिशा में होगा। ठीक, यहाँ पे हमसे पूछे तो इस वाले में कौन सी वैद्युत धारा, I2 किसके बराबर है, 3 एम्पियर। किस दिशा में, इस दिशा में 3 एम्पियर। यहाँ पे पूछे किधर कितना वैद्युत धारा, तो देखिए इसमें I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है। तो I1 किधर आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ। I2 भी कैसे आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ। तो दोनों एक ही दिशा में, मतलब 3 और 1 कितना, 4। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 4 एम्पियर आएगा। हम जंक्शन लॉ से देख भी सकते हैं, देखिए इधर से आया 1 एम्पियर, इधर से आया 3 एम्पियर, तो दूर कितना जाएगा, 4 एम्पियर जाएगा। तो वही हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लूप नियम को लगाएंगे। आई बात समझ में, चलिए एक सवाल और करते हैं इसका, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, हमको इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था, P/Q जब R/S के बराबर होता था, तो इस बीच वाले प्रतिरोध को हम निकालते थे और डायरेक्ट इसको हल कर लेते थे। तो यहाँ पे क्या P/Q R/S के बराबर है, तो देखते हैं P/Q क्या है, 5/10 और R/S क्या है, 10/5, मतलब ये बराबर नहीं है। तो ये कैसा ब्रिज है, असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि अगर असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है और उसका तुल्य प्रतिरोध हमसे पूछ रहा है, तो हम उसको एक बैटरी से जोड़ दें, कुछ इस तरीके से।
ठीक है। अगर हम मान लें कि इसको हल करने पे हमारा जो प्रतिरोध है वो R इक्विवेलेंट आता है, R इक्विवेलेंट, और ये क्या है E। तो यहां पे मान लेते हैं वैद्युत धारा कितना निकला, I निकला। तो हमको पता है E बराबर I इंटू आर, I गुणे R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, E बटे I। मतलब अगर किसी भी तरीके से हम E बटे I का मान निकाल लें तो वही क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। तो यहाँ से भी अगर ये R इक्विवेलेंट है, इसके कारण I वैद्युत धारा निकले, तो वो R इक्विवेलेंट किसका है, इसी का तो है। इसका मतलब यहाँ से भी वैद्युत धारा कितना निकलेगा, I निकलेगा। तो अगर हम मान लें कि इस वाले लूप में I वैद्युत धारा इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो अगर हम किसी तरीके से E बटे I निकाल लें, E बटे I, तो वही क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा। तो हमको यही करना है, हमको क्या निकालना है, E बटे I निकालना है। तो जब भी हमारा असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होगा उसको हम केवीएल से हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, हम एक बैटरी जोड़ दिए। देखिए एक लूप ये हो गया हमारा, दूसरा लूप ये वाला हो गया, और तीसरा लूप ये वाला हो गया। यहाँ पे हमने करंट माना है I, तो यहाँ पे मान लेते हैं I1 और यहाँ पे मान लेते हैं I2। तो सबसे पहले I1 वाले के लिए लिखते हैं। तो हम क्या बोले, जब भी हम प्लस माइनस लगाएंगे तो जिस लूप के लिए लिख रहे हैं उस लूप में जो विद्युत धारा होगी उसके हिसाब से लगाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो इस वाले वैद्युत धारा के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ से वैद्युत धारा घुस रहा है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो I1 इन तीनों प्रतिरोधों के माइनस से बाहर निकल रहा है। तो पहले तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, 10, 5, 15, 5, 20, और आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। तो माइनस 20 I1, ठीक। अब इस वाले में देखिए I1 के अलावा I2 भी है। तो I2 कैसे जा रहा है, I2 माइनस से घुसा और प्लस से बाहर निकला। तो इसके लिए विभवांतर कितना आएगा, प्लस 5I2। वैसे I वाले के लिए देखिए, तो I क्या हो रहा है, इसमें माइनस से घुस रहा है और प्लस से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे भी इसके कारण विभवांतर क्या होगा, 10I1। किसके बराबर, 0। विभवांतर क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो जब हम I1 के लिए निकाले तो पहले तीनों प्रतिरोधों को जोड़ लिया, तो 10, 5, 15, 5, 20, ठीक है। तीनों के माइनस से बाहर निकला था, तो माइनस 20 I1। इसका निकाले I2 के कारण, तो I इंटू आर, तो 5I2, 5I2। इसका निकाले तो 10I बराबर किसके हो गया, 0 के। कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ, तो 5 कॉमन मिल जाएगा। तो ये हम कितना लिख सकते हैं, -4I1 प्लस I2 प्लस 2I बराबर, जो देखिए 5 कॉमन मिला, उधर जाएगा तो ये 0 है, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -4I1 प्लस I2 प्लस 2I बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरे लूप में गए तो दूसरा लूप कहेगा कि अब प्लस माइनस हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले उसके हिसाब से प्लस माइनस बना लीजिए। तो जिधर से वैद्युत धारा घुसे वो प्लस, और जहाँ से निकले वो माइनस। तो ये प्लस, ये माइनस, वैसे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो जो I2 है इन तीनों के ही माइनस से बाहर निकल रही है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं, 5, 5, 10, 10, 20। तो -20I2, ठीक। अब देखिए 10 वाले के लिए देखिए, तो यहाँ पे केवल I2 ही था, इसलिए और कोई लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 5 है इसमें I2 करंट भी फ्लो कर रहा है और ये नीचे I वाला भी फ्लो कर रहा है। वैसे ये जो 5 है इसमें I2 भी फ्लो कर रहा था और ये वाला भी I फ्लो कर रहा था। तो हमने I2 तो लिख लिया, लेकिन अब इसके लिए I और इसके लिए I1 के कारण जो विभवांतर है वो लिखना बच गया। तो इसके लिए लिखते हैं पहले। तो इसमें वैद्युत धारा कैसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, माइनस से और प्लस से बाहर निकलेगा। तो I इंटू आर मतलब 5I, और प्लस से बाहर निकला इसलिए प्लस में प्लस 5I। वैसे यहाँ पे I1 देखिए माइनस से घुस रहा है, प्लस से बाहर निकल रहा है, तो प्लस 5I1 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ भी 5 कॉमन मिल जाएगा। तो -4I2 प्लस I प्लस I1 बराबर 0। तो अरेंज कर लेते हैं, पहले I1 को लिख लेते हैं। तो I1
4i2 प्लस i किसके बराबर आया, 0 के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं तीसरे लूप में, ये वाला। तो अब ये बोलेगा कि अब प्लस माइनस हम डिसाइड करेंगे, तो इसके हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पे इससे घुस रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो इन दोनों के लिए i माइनस से बाहर निकला, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 10 5 15, तो -15i। ठीक, अब देखिए इस वाले में i1 भी है, लेकिन i1 माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, +10i1। वैसे यहाँ पे i के अलावा क्या है, i2 भी है, और i2 कैसे आ रहा है, माइनस से प्लस की तरफ, तो +5i2। यहाँ से ऐसे आया, अब सेल आया, इन सब में तो सेल नहीं था लेकिन इसमें सेल है, तो जब ऐसे आया तो सेल में माइनस से घुसे हैं और प्लस से बाहर निकले, तो +e बराबर 0। तो इसको हल करते हैं, -15i + 10i1 + 5i2, e को उधर ले जाएंगे तो -e। अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, -3i + 2i1 + i2 बराबर -e/5। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए R इक्विवेलेंट के लिए हमको क्या चाहिए, E/I चाहिए। तो यहाँ पे E भी है, I भी है, किसी तरीके से हमको I1 I2 हटाना है और यहाँ पे केवल क्या लेके आना है, I लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से I1 और I2 का मान निकालेंगे, किसके लिए, I के लिए निकालेंगे। तो हल करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये -4i1 और ये I1, मतलब इस वाले में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो I1 से I1 कट जाएगा, तो केवल I2 और I बचेगा। तो हम ये बता पाएंगे कि I2 I के कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले इसको हल करते हैं, इसमें 4 का गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4i1 - 16i2 + 4i बराबर 0। इस वाले को ऐड करते हैं उसमें, तो -4i1 + i2 + 2i किसके बराबर, 0 के। तो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस, तो माइनस में आएगा 15i2 + 6i बराबर 0। तो -15i2 बराबर -6i। माइनस से माइनस, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो i2 बराबर कितना आ गया, 2i/5। तो i2 अब हम यहाँ से हटा सकते हैं, i2 मिल गया हमको, 2i/5। अब हमको i1 निकालना है, i1 की वैल्यू भी i के लिए निकालनी है। तो किसी भी इक्वेशन में जैसे हमको i1 निकालना है, i2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा, केवल i1 और i बचेगा। तो हम i1 i के किसके बराबर होगा ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे i2 अगर हम पुट करें तो ये देखिए क्या है, i1 - 4i2, 2i/5, 2i/5, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो डायरेक्ट लिख देते हैं -8i/5 प्लस क्या है, i किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, i1 - 5, ये 8i, और ये कितना है, चलिए पहले बराबर के उस साइड लिख लेते हैं। तो i1 बराबर क्या हो जाएगा, ये i उधर, ये -8i + 5/5 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 8i/5, और ये उधर जाएगा तो माइनस में, -i। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो अगर 5 हम ले लें एलसीएम तो ये आएगा 8i, और ये आ जाएगा 5i, मतलब ये किसके बराबर आ गया, 3i/5। तो हमको दोनों वैल्यू मिल गई, i2 भी मिल गया 2i/5 और i1 भी मिल गया 3i/5। तो अब इस वाले समीकरण में हम वैल्यू रख दे, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, -3i + 2i1,
तो I1 कितना है 3i/5। तो जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6i/5 प्लस I2। तो I2 कितना है 2i/5 किसके बराबर है -e/5 के बराबर है। तो यहाँ पे लसा लेते हैं 5, तो ये कितना हो जाएगा -15i प्लस 6i प्लस 2i बराबर -e/5। तो इसको देखिए हल करेंगे तो 6 2 8, 15 में से 8 घटेगा तो 7, ये माइनस में है तो -7i डिवाइडेड बाई 5 बराबर -e/5। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, इस i को उधर ले गया तो 7 बराबर e/i। और हम बोल रहे थे कि जो e/i है, e/i वही किसके बराबर है R इक्विवेलेंट के बराबर है। तो हमको R इक्विवेलेंट पता चल गया किसके बराबर 7 ओम के बराबर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अगर असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है तो सबसे पहला काम एक बैटरी जोड़ना, फिर हमको पता है जो e/i है, e/i वही किसके बराबर होगा तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। तो हमारे पास 3 लूप बनेंगे, तीनों लूप से e/i का वैल्यू निकालेंगे, जो e/i की वैल्यू होगी वही क्या होगी R इक्विवेलेंट। अब हमसे पूछता है यहाँ पे वैद्युत धारा कितना है, तो यहाँ पे वैद्युत धारा कितना है I1 है। तो I1 कितना आया है, I1 आपका है कहाँ गया I1, ये रहा I1 बराबर 3i/5। तो I1 क्या हो जाएगा 3i/5। यहाँ पे अगर E का कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो I का भी वैल्यू हमको पता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3i/5। वैसे यहाँ पे I2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमसे करंट पूछे कि इस वाले ब्रांच में कितना, तो देखिए इसमें I2 इधर, I पीछे की तरफ, तो I2 माइनस I होगा यहाँ पे करंट। यहाँ पे पूछे तो I इधर, I1 इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I माइनस I1। तो जहाँ भी हमसे करंट पूछ रहा है हम कहीं का भी करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके 1-2 सवाल अपने से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो 2-4 सवाल अपने से प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।